तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं लेक्चर मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो है उसकी चैप्टर 17, जहाँ पे बताया गया है ग्राम अधिकारी। जो एक गांव होता है, ठीक है ना, जो विलेज होता है, उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। ठीक है, सबसे निम्न स्तर का अधिकारी कौन होगा, वो होता है कोटवार। ये कौन होता है, अब इसकी ड्यूटी क्या होती है, पटेल कौन होते हैं, उनकी कर्तव्य क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ 222 से लेकर 231 तक में पूरा बताया गया है। ठीक है, चूँकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 17, वो है 232 तक। ठीक है, धारा 232 तक है, लेकिन जो धारा 232 है उसको रिपीट कर दिया गया है। जो जहाँ पे बताया गया था ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होती है वो बताया गया था 232 में, अब उसको रिपीट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे पढ़ना क्या है, 222 से लेकर 231 तक है। ठीक है, और इसके पहले हमने डिस्कस किया था खातों की चकबंदी के बारे में। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चैप्टर 17 की बात करें, चैप्टर 17 में टोटल हम बात करें तो 3 खंड थे। ठीक है ना, ए, बी और सी। ए में क्या बताया गया है, पटेल के बारे में बताया गया कि पटेल को कौन अपॉइंट करता है, पटेल की ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, इसको हटाया कैसे जाएगा, इसके बाद अगर इस काम नहीं करता तो उसके स्थान पर किसी अन्य को किस प्रकार से लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें ए खंड में बताया गया। बात करें बी खंड की, तो बी खंड में बताया गया है कि यहाँ पर जो कोटवार होते हैं, ठीक है, सबसे निम्न स्तर के जो अधिकारी होता है गांव का, वो कौन कहलाता है, कोटवार कहलाता है। वो बी खंड में था। उसी प्रकार सी खंड में क्या था, ग्राम सभा को बताया गया था। ठीक है, ग्राम सभा जो बताया गया था इसको रिपील्ड कर दिया गया, यानी कि इसको निश्चित कर दिया कि इसको हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पे सी वाले खंड को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब 2 खंड बचे, ए और बी। अब एक में स्टार्ट करते हैं जहाँ पे बताया गया है पटेल। अब पटेल की नियुक्ति के बारे में ना, नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, अब भाई नियुक्ति तो होगी, कहाँ के लिए नियुक्ति की जाएगी, ये जो धारा 222 है उसका खंड 1 बताता है। खंड 1 क्या कहता है, पटेल की नियुक्ति। ये धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर प्रत्येक ग्राम या ग्राम के समूह के लिए एक या अधिक पटेल नियुक्त कर सकता है। अब जो गांव है, ठीक है, ये गांवों का जो समूह है उसमें क्या कर सकता है, कौन अपॉइंट करेगा, कलेक्टर अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा, यहाँ पर पटेलों की नियुक्ति करेगा। अब पटेल क्या करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब देखा जाए कि जिसे प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पटेलों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको क्या लगाना है कि कलेक्टर करता है। अब कलेक्टर कहाँ से करेगा, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, जो 258 में बताया गया है। अब आप देखोगे सेक्शन 258 का जो खंड 2 है, ठीक है, उसका उपखंड 53 यानी कि 53, 258 के सब सेक्शन 2 में जाना। सब सेक्शन 2 में जाने के बाद वहाँ पे एक खंड बना हुआ है 53 नंबर का, वहाँ पे बताया गया है कि पटेलों को नियुक्ति के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, कलेक्टर के द्वारा सभी ग्राम में या फिर ग्रामों के समूह के लिए एक या एक से अधिक क्या कर सकता है, वहाँ पर पटेल की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया आपको। अब यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है 258 के सब सेक्शन 2 में जो 53 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है उसमें देखना है। ठीक है, अब दूसरा इसका जो सब सेक्शन है वो क्या कहता है, जब किसी ग्राम में 2 या अधिक पटेल हों, जब मान लीजिए किसी गांव में, ठीक है, कोई एक विलेज है जहाँ पर क्या है, एक से अधिक पटेलों की नियुक्ति कर दी गई, किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। किस रूल के अकॉर्डिंग, 258 के अंदर बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग। तो धारा 258 के दिन बनाए गए नियमों के अधीन रहते पटेल के पद के कर्तव्यों की ऐसी रीत से वितरण कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। अब भाई जब काम करेंगे एक से अधिक जो पटेल हैं तो उसमें ये तो डिस्प्यूट होगा कि भाई कौन कितना काम करेगा। तो ये जो कार्य हैं, कार्यों का वितरण भी किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। अब चाहे एक, अगर एक पटेल है तो एक में तो सारे काम करेगा। अगर एक से अधिक पटेल की नियुक्ति कर दी गई है किसी गांव में कलेक्टर के द्वारा, तो कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका कार्य का वितरण भी करेगा कि किस प्रकार से उनको कार्य करने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो खंड 3 है, ठीक है ना, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 में क्या कहता है, अगर जो 1959 के पहले, ठीक है, 1959 के पहले जब ये हमारा MPLRC लागू नहीं था, उसके पहले जो पटेल की नियुक्ति हुई थी, तो वो क्या करेंगे, वो तब तक काम करेंगे वहाँ पर, उस स्थान पर तब तक काम करेंगे वो पटेल जब तक कि उनके स्थान पर कोई नया पटेल की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है।
ठीक है। जो सबसेक्शन जो थर्ड है ना, इतना बड़ा है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 1959 के पहले अगर कोई पटेल नियुक्त किया गया था तो उनके स्थान पर जब तक नया पटेल नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वो काम करते रहेंगे। अब चूँकि अब ये तो काफ़ी बात पुरानी बात हो गई, इसलिए अब तो नए पटेल तो ऑब्वियस सी बात है कि आ गए होंगे। ठीक है। अब बात करें इनकी पारिश्रमिक की। अब इन क्योंकि यहाँ पे पटेल काम तो करेंगे, ठीक है, जब काम करेंगे तो यहाँ पे उनको कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। तो पारिश्रमिक कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ पे है पटेलों का पारिश्रमिक कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार जो नियत किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हों। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग कलेक्टर क्या करेगा, इनका पारिश्रमिक डिसाइड करता है, इनकी सैलरी डिसाइड करता है कि इनको कितनी सैलरी दी जानी है। ठीक है। ये सबसे निम्न अधिकारी नहीं होते पटेल से भी निम्न कौन होता है? कोटवार होता है। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पटेल की सैलरी कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा। किन नियमों के अकॉर्डिंग? जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा उस नियमों के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, यहाँ पे कलेक्टर के द्वारा इसकी पारिश्रमिक यानी सैलरी वगैरह जो भी भत्ते वगैरह मिल रहे हैं वो सब डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपने देखा कि जो पटेल होते हैं, ठीक है, पटेल की नियुक्ति कौन करता है? कलेक्टर करेगा। इनकी पारिश्रमिक कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर करेगा। एक से अधिक पटेल है तो उनमें कार्यों का वितरण कौन करेगा? कलेक्टर करता है। ये सारी चीज़ें जो किए जा रही है ना, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये कलेक्टर के द्वारा ही किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी जो धारा 226 है, ठीक है, सेक्शन 226 MPLRC की, अभी 223 तक पढ़ा आपने, ठीक है, कि उसको नियुक्त करने का, उसको पारिश्रमिक देने का, ये सारा काम कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए पटेलों को हटाना है, अगर पटेलों को हटाना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पटेलों को हटाने के लिए 226 में कलेक्टर ही आएगा। ठीक है। ये धारा 258 के दिन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर किसी पटेल को पद से हटा सकता है। ठीक है। हटाने की बात आ रही है तो कौन हटा रहा है? कलेक्टर ही हटा रहा है। जिसने उसको अपॉइंट किया है किसी गांव में, किसी विलेज में, उसी को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि अगर इसको मान लीजिए जुर्माना लगाना हो, दंड देना हो तो क्या किया जाए? हटाने की बात आई तो कलेक्टर ने डायरेक्ट इसको हटा दिया। जो भी 258 के अकॉर्डिंग रूल्स है उसी अकॉर्डिंग क्या कर देता है? यहाँ पे हटा देता है। लेकिन दंड देने की बात आती है 227 क्या कहता है कि कोई पटेल जो धारा 224 के अधीन सौंपे गए, यानी कि जो धारा 224 में है ड्यूटी बताई गई है, ठीक है, अगर अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता है तो वहाँ का जो तहसीलदार है ना, तो तहसीलदार के आदेश पर क्या किया जाएगा? जिस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जुर्माना कितना भी हो सकता है। जुर्माना यहाँ पे एक फिक्स कर दिया गया है 1000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? 1000 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर 224, ठीक है, 224 की जो कर्तव्य बताया गया है वो उसका पालन अगर नहीं करता पटेल, तो पटेल को क्या किया जा सकता है? 1000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। तहसीलदार या ऐसा आदेश कर सकता है। लेकिन उसको हटाएगा कौन? हटाना है तो कलेक्टर को आना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे बात करें इसकी ड्यूटी के बारे में, तो धारा 224 क्या कहती है कि इसकी ड्यूटी बताती है कि अगर पटेल की नियुक्ति की गई है ना तो उसके कर्तव्य क्या है, क्या क्या करेगा वो उस गांव में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कहता है कि पटेल का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा। ये 224 जो है ना, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पटेलों के कर्तव्य के बारे में बताइए। ठीक है। तो पटेल के कर्तव्य के बारे में आपको 224 में पूरा ड्यूटी इसमें मिलेगी। तो सबसे पहले कहता है ऐसी वसूली प्रभार की कटौती करने के पश्चात जैसे कि राज्य सरकार समय समय पर अवधारित करे। ठीक है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी चाहती है कि वहाँ पे कर की वसूली हो, रेवेन्यू की वसूली करनी है उस गांव में से, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? पटेलों को ड्यूटी दे दी जाती है कि आप एक काम करना, आप जाना और जितने भी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वगैरह उसको कलेक्ट करना, जितने भी टैक्सेस हैं उसको कलेक्ट करना है। लेकिन इसमें क्या करना है? अगर मान लीजिए पटेल जा रहा है कलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे उसको कुछ खर्चा आएगा। मान लीजिए गाड़ी से जा रहा है तो उसमें पेट्रोल वगैरह लगता है, जो भी यहाँ पे उसके खर्चे होते हैं ना, उन सभी खर्चों को काटने के बाद वो क्या करेगा? जितने भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसको जाके वहाँ पे कोषालय में, यानी शासकीय कोषालय कहाँ पे, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है ना, उसमें जाके जमा कर देगा।
लेकिन क्या करेगा, ऐसे प्रभार की कटौती करने के पश्चात, कौन से प्रभार जो उसको वसूली करने में लगे हैं, जो उसको पैसे लगे हैं, जो भी आने जाने में लगा है, जो भी खर्चे आए हैं, उन सभी खर्चों को काटने के बाद जो भी रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया है, जो भी टैक्सेस उसने लगाया उस पर कलेक्ट किया है, वो क्या करेगा, जाके गवर्नमेंट ट्रेजरी जो है यानी शासकीय कोषालय है उसमें जमा कर देगा। पहली ड्यूटी ये हो जाती है। दूसरी ड्यूटी क्या कहता है कि अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट ऐसे स्थानों और समयों पर दे जैसा कि कलेक्टर संबंध नियत करे। अगर मान लीजिए यदि कलेक्टर कहता है कि अपने गांव की स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करो, गांव में क्या क्या तकलीफें, क्या समस्याएं हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, सारी चीज़ जो भी वहाँ पे है, अगर किसी भी समय पे डिसाइड करना है, यानी कि कलेक्टर ने बोल दिया है कि इतने तारीख को यहाँ पे रिपोर्ट लेके आनी है, तो पटेल क्या करेगा, उस सारी रिपोर्ट को तैयार करेगा और तैयार करने के बाद उस कलेक्टर को सौंप देगा उस रिपोर्ट को। ठीक है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या हुई, यहाँ पे जो टैक्सेस कलेक्ट करना है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है उस गांव में, तो वो पटेल करेगा। दूसरा क्या कहता है, गांव की स्थिति के बारे में, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन करना है, क्या क्या, ग्राम की स्थिति के बारे में। तीसरा आता है ग्रामों की बंजर भूमि पर लोक पथों सड़कों पर अतिक्रमणों का अतः संभव, यानी कि यदि मान लीजिए कोई अतिक्रमण हुआ है, किसी गवर्नमेंट भूमि है, बंजर भूमि है गांव की, ठीक है, सड़क है, उस पर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसके द्वारा रोका जाएगा। अगर नहीं रोक पा रहा है वो, तो क्या करेगा, आगे से यहाँ पे जो भी डाटा उसने कलेक्ट किया वो जाके कलेक्टर को बता सकता है, ये तहसीलदार को बता सकता है, वो अतिक्रमण रोकने के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसकी ड्यूटी क्या कहती है कि मान लीजिए कोई सरकारी वन है, उसमें जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो सीमा चिन्ह हैं, ठीक है, सरकारी सेवा के सर्वेक्षकों द्वारा उसके ग्राम में निर्मित आस्थानों, सीमा चिन्हों, उसकी देखरेख कर। अब मान लीजिए कोई सीमांकन किया जाता है, डिमार्केशन किया जाता है, तो कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है ना, गांव के जो चिन्ह वगैरह है, इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जान यहाँ पे क्या की जाएगी, उसकी सूचना दी जाएगी उसके द्वारा। लास्ट कहता है 258 के अधीन बनाए गए नियमों का अधीन रहते ग्राम की समुचित स्वच्छ दशा बनाए रखना, यानी कि स्वच्छ होना चाहिए गांव, कोई भी ऐसा हानि नहीं हो चाहिए गांव वालों को, या फिर गांव में जो भी सुविधाएं मिलती हैं उस प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखना किसका ड्यूटी कहलाता है, ये है आपकी 258 के तहत बनाए गए जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है, तो ये पटेल की ड्यूटी हो जाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ड्यूटी क्या कहती है, जंगल की अनाधिकृत कटाई को या राज्य सरकार किन्हीं खनिजों या अन्य संपत्ति को अनाधिकृत कटाए जाने पर रोक। अब मान लीजिए जंगल में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसमें कटाई की जाती है, ठीक है, अवैध रूप से कटाई मान लो कोई करता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है, वो सूचना दे सकता है कि इसको रोका जाए, ये गलत तरीके से यहाँ पे कटाई हो रही है। अब जो जंगल की कटाई में होती है, जैसे सरकारी वन वगैरह रहते हैं, तो इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, 240, ठीक है, धारा 240 आप देखोगे, ठीक है, अभी तो आप इसको हम 240 अभी देखता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आप ये देखिए कि उसके ड्यूटी क्या क्या है। तो कोटवार पर नियंत्रण रखें। अब इससे निम्न अधिकारी कौन होता है, पटेल से निम्न अधिकारी होता है कोटवार। अब कोटवार को क्या किया है, कोटवार पर ये नियंत्रण रखेगा, उसका अधीक्षण करेगा, सुपरविजन करेगा कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से बताए कि काम करे, नहीं करता है तो उसकी सूचना दे उससे ऊपर जो अधिकारी है, ठीक है। उसकी मृत्यु की या उसके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की रिपोर्ट करें। अब मान लीजिए जो कोटवार है उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा उपाय कर जो कोटवार को उस कर्तव्य को पालन करने के लिए विवश करने हैं तो आवश्यक हो, यानी कि अगर कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है, ठीक है ना, विवश कर सकता है काम करवाने के लिए, जो भी पर्याप्त उसके पास उपाय हो कि ताकि काम सही तरीके से हो, ठीक है, विवश करने के लिए भी जो भी आवश्यक हो वो कर सकता है। कौन करेगा, पटेल कोटवार पर नियंत्रण रख सकता है, ठीक है। ऐसे अन्य कर्तव्य पालन जो 258 के अधीन बनाएगा, 258 के अधीन जो नियम बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसकी ड्यूटी होगी वो करेगा। अब अपन देखते हैं धारा 240, ठीक है। धारा 240 में क्या है, जंगल के अनाधिकृत कटाई के रोकने के लिए है। धारा 240 देखिए, ग्रामों में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध। अगर कोई वृक्ष लगा है, गाँव में लगा हुआ है, तो उसको काटे जाने का क्या करना है, प्रतिषेध करना है, यानी रोकना है उसको। तो राज्य सरकार ग्रामों में भूमि स्वामी की भूमि पर या राज्य सरकार की भूमि पर खड़े ऐसे वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध कर सकता है। कौन से वृक्ष,
यह विनिमय इस संबंध में बनाए गए नियमों कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है। किसका समाधान? स्टेट गवर्नमेंट का समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रतिषेध या विनियमन लोक हित में या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अपेक्षित है। अगर यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं ना, उसकी कटाई को रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लोक हित में वो पेड़ पौधे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो पेड़ पौधे कटेंगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ की जाती है। मिट्टी के कटाव, मिट्टी नारी से, उसके लिए भी यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। तो ये 240 में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ। उसी प्रकार से 241 देखो, 241 में क्या लिखा हुआ? सरकारी वनों से इमारती लकड़ी को चोरी करने के उपाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो इमारती लकड़ी होती है सरकारी वनों में, उसको रोकने के लिए, यानी कि चोरी ना हो सके उसको रोकने के लिए भी 241 में भी यहाँ पे क्या किया सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे रूल्स बना सकती है। अब इमारती लकड़ी क्या होती है? इमारती लकड़ी के लिए आपको देखना होगा सेक्शन 2 का सबसेक्शन Z1, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखोगे इसमें इमारती लकड़ी बताई गई। इमारती लकड़ी में यहाँ पे देखोगे टेक्टोना ग्रैंडिस, टेरोकार्पस, मारुसुपियम, यानी कि सागवान, बीजा, साल, ठीक है, तिनसा, चंदन, हल्दू, ये कुल मिला के 12 प्रकार के वहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये कहलाती है इमारती लकड़ी। इसको रोकने के लिए, यानी कि इसका चोरी ना किया जा सके, इसका कटाव ना किया जा सके, इसके लिए कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ की जाती है ना किसी गांव में, तो पटेल क्या कर सकते हैं? उसकी सूचना दे सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब उससे जो हायर ऑफिसर होगा उसको सूचना दे सकता है, तहसीलदार को भी दे सकता है, कलेक्टर को दे सकता है, ये सारी चीज़ सभी को दे सकता है, ठीक है। अब हमने इसके लिए पटेल के कर्तव्य पढ़ लिए, ठीक है ना। नियुक्ति पढ़ ली, नियुक्ति पढ़ने के बाद उसको हटा भी दिया, दंड भी दे दिया। अब मान लीजिए अब आता है 228 प्रतिस्थानीय पटेलों की नियुक्ति। अब ये कौन होते हैं? जहाँ कोई पटेल कई अपने कर्तव्य का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है, वहाँ उपखंड अधिकारी उस पटेल के आवेदन पर या अन्यथा 6 माह से अधिक कालावधि के प्रतिस्थानी की नियुक्ति कर सकेगा, और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिस्थानी इस संहिता समाज प्रयोजन के पटेल समझा जाए। अब मान लीजिए कोई ऐसा पटेल है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया था कि वो गाँव में जो भी ड्यूटी उसकी निर्धारित की गई थी उस ड्यूटी को करेगा, ठीक है ना, उस कर्तव्य को निभाएगा, लेकिन वो क्या है, असमर्थ हो गया है, कोई उसको मान लीजिए बीमारी होगी या फिर कुछ अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी होगी जिसके कारण वो अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा? एक आवेदन करेगा उपखंड अधिकारी को, तो उपखंड अधिकारी क्या कर देगा? उसके स्थान पर किसी नए किसको? पटेल को नियुक्ति कर देगा। उसको क्या बोला जाता है? प्रतिस्थानी पटेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पे आता है, ठीक है ना। क्यों? जो पुराना पटेल था, यानी जिसको अपॉइंट किया गया था, वो कार्य करने में असमर्थ था, इसने आवेदन दिया उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी ने क्या कर दिया? किसी नए पटेल को इस पटेल के स्थान पर यहाँ पे अपॉइंट कर देता है, ठीक है। तो 6 महीने के लिए उपखंड अधिकारी किसी प्रतिस्थानी पटेल को क्या कर सकता है? उसकी नियुक्ति कर सकता है। और साथ ही साथ इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिस्थानी जो है ना, उस पटेल समझा जाएगा सभी प्रयोजनों के लिए। इस संहिता के जितने भी कार्य है, जो इस संहिता में जो भी ड्यूटी बताई गई है, उन सभी के लिए क्या किया माना जाएगा? वो पटेल माना जाएगा, ठीक है, भले उसमें यहाँ पे प्रतिस्थानी पटेल लिखा गया है। ये हो गया। अब आता है 229 में क्या बताया गया है? ग्राम प्रबंध का सौंपा जाना, यानी कि जो ग्राम के मैनेजमेंट है ना, उसको किसी को सौंपने की बात करता है। तो किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी ग्राम का प्रबंध या किसी पटेल को सौंपे कर्तव्य को पालन किसी ग्राम पंचायत को, या जहाँ कोई ग्राम पंचायत गठित ना की गई वहाँ किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगा। अब मान लीजिए जो पटेल की ड्यूटी थी, जो पटेल ड्यूटी करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वहाँ पे जो सीमांकन वगैरह है उसको क्षति कोई ना पहुँचाए, ठीक है ना, बंजर भूमि वगैरह है वहाँ पे कोई अतिक्रमण वगैरह ना करे, ये सारी चीज़ देखने का काम किसका था? पटेल का था। अब यहाँ पे जो मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, इस संहिता की किसी बात के होते हुए भी, यानी कि इस संहिता में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने चाह लिया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उस सभी उसका प्रबंध, जो ग्रामों का प्रबंध है, यानी कि और जो पटेल की जो ड्यूटी है उस किसको सौंप सकती है? या तो पंचायत को सौंप सकती है, अगर ग्राम पंचायत को, अगर ग्राम पंचायत गठित नहीं की गई है उस गांव में, तो क्या कर सकती है? किसी ग्राम सभा को यहाँ पे इसको ड्यूटी क्या कर सकता है? डिलीवर कर सकता है। कौन कर सकता है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, कलेक्टर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पटेल की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे है, लेकिन अगर पूछा जाए अगर प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो उपखंड अधिकारी कर रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे कलेक्टर नहीं लगाना प्रतिस्थानी पटेल में। प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति कौन करता है? उपखंड अधिकारी करता है, लेकिन पटेलों की नियुक्ति कौन करता है? कलेक्टर करता है।
अब आता है सबसे निम्न श्रेणी का, जो गांव का जो सबसे निम्न श्रेणी का अधिकारी होता है ना, वो कहलाता है कोटवार। ठीक है, तो कोटवारों की नियुक्ति कौन करता है, उनके कर्तव्य के बारे में। तो ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिए जो विहित किए जाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ पे इनकी ड्यूटी डिसाइड करे। प्रत्येक ग्राम या ग्राम समूह के लिए एक से अधिक कोटवार, एक या एक से अधिक, ठीक है, कोटवार 258 के दिन अनुसार नियुक्त किए जाएंगे। अब यहाँ पर आता है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय भोपाल तथा सिरोंज क्षेत्र में चौकीदार का या विंध्य प्रदेश क्षेत्र में चौकीदार का पद धारण करता है, इस धारा के अधीन कोटवार समझा जाएगा। यानी कि जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, यानी कि जो 1959 है, ठीक है, जब ये संहिता लागू हो रही थी, उस टाइम पे जो भोपाल क्षेत्र था, सिरोंज क्षेत्र था, ठीक है ना, ये इस तरह के कई खंड बटे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो खंड बटे हुए थे कौन कौन से थे, जैसे भोपाल था, महाकौशल क्षेत्र था, मध्य भारत क्षेत्र था, ठीक है, विंध्य प्रदेश था, ये सारी चीज़ यहाँ पे पहले थी। तो ये भोपाल और सिरोंज क्षेत्र में जो ग्राम चौकीदार हुआ करता था ना, उसको क्या किया जाएगा, वो विंध्य प्रदेश में चौकीदार पद का धारण करता था, इस धारा के अधीन क्या समझा जाएगा, कोटवार समझा जाएगा। ठीक है, तो कोटवार की एक चीज़ और, ठीक है, कोटवार की जो नियुक्ति के बारे में ना, तो कोटवार की नियुक्ति के बारे में कहाँ पे बताया गया है, 258 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, 258 खोलोगे सबसेक्शन 2 के 55 नंबर पर, 55 नंबर पे क्या लिखा गया है, कोटवार की नियुक्ति के बारे में पूरा प्रावधान बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कोटवार की नियुक्ति, उनके लिए दंड कितना होगा, उनका निलंबन, उनकी पदच्युत यानी कि उसका टर्मिनेशन वगैरह। ठीक है, कोटवारों के कर्तव्यों का भी यहाँ पे सारी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कौन इसका अपॉइंटमेंट करता है, कौन इसकी नियुक्त, कौन इसको टर्मिनेट करेगा, हटाएगा, ये सारी चीज़ यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, 258 के तहत यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब इसके पारिश्रमिक के बारे में बात करते हैं। पारिश्रमिक कौन राज्य सरकार साधारण आदेश या ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार जो वर्णित किए जाए अधीन रहते हुए समय समय पर कोटवारों को उनकी सेवाओं के लिए सेवा भूमि उपलब्ध कराने और उनका पारिश्रमिक या दोनों के लिए मापदंड नियत करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कोटवार नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, सबसे निम्न श्रेणी का होता है, इसके लिए पारिश्रमिक तो डिसाइड कर ही सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके लिए क्या कर सकता है, सेवा भूमि। सेवा भूमि क्या होती है, सेवा भूमि यानी कि जब कोटवार की नियुक्ति की जाती है ना, उसको कुछ भूमि दे दी जाती है, तो आप ना खेती कर सकता है, ठीक है ना, उसमें खेती वगैरह करे और जीवन यापन चलता रहेगा और वहाँ का काम भी करता रहेगा। लेकिन कोटवार पे नियंत्रण कौन रखेगा, पटेल नियंत्रण रखता है ना, पटेल की ड्यूटी है नियंत्रण की। अब यहाँ पे जो सेवा भूमि होती है ना, वो सेवा भूमि कहाँ पे बताई गई है, सेक्शन 183 है। ठीक है, सेक्शन 183 आप MPLRC को खोलो तो उसमें सेवा भूमि बताई गई है। देखो सेवा भूमि 183, कोटवार के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा जबकि वह ऐसी भूमि के कृषि से भिन्न प्रयोग के विपरीत कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेवा भूमि के रूप में कोटवार को जो भूमि दी जाती है ना कि उस पर खेती करे, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ खेती ही करेगा। खेती के अलावा यदि कोई अन्य किसी काम के लिए व्यवस्थित करते हैं, डाइवर्टेड कर देता है उस भूमि को ना, तो वो क्या हो जाएगा, उस भूमि का हकदार नहीं रह गया कोटवार। ठीक है ना, तो कोटवार को सिर्फ खेती करने के लिए वहाँ पे उस भूमि को दिया जाता है सेवा भूमि के रूप में। ठीक है, सेवा भूमि को मतलब उसमें अपना जीवन यापन करता रहे जो भी है उसमें, क्योंकि ये निम्न श्रेणी का अधिकारी होता है, इसकी ज़्यादा सैलरी होती नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पास में डिसाइड कर दिया जाता है तो वह करता है और खेती करता है, अपना जीवन यापन इसमें चलाता रहता है, लेकिन डाइवर्टेड नहीं करा सकता इस भूमि को। दूसरा कहता है सेवा भूमि में किसी कोटवार को ऐसा अधिकार किसी विक्रय, दान, बंधक, उपपट्टे द्वारा या अन्यथा 1 वर्ष से अधिक कालावधि तक के उपपट्टे के सिवाय ना तो अंतरित किया जाएगा ना ही अंतरण किया जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, जो कोटवार को सेवा भूमि दी गई ना, उसको 1 वर्ष तक के लिए क्या कर सकता है, उपपट्टे पर दिया जा सकता है, यानी पट्टे पर तो उसको स्वयं मिला है पहले से ही। ठीक है, तो उपपट्टे पर 1 साल के लिए दे सकता है, बाकी इसके अलावा ना तो उसका विक्रय कर सकता है, दान, बंधक, ये सारी चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। तीसरा इसका क्या कहता है, यदि मान लीजिए कोटवार की मृत्यु हो जाए, अब कोटवार को उसको सेवा भूमि दी गई थी, ठीक है ना, और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसने या फिर उसने अपना पद त्याग दिया, यानी कि उसने नौकरी करनी ही नहीं है, सेवा भूमि लेनी ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, विधिपूर्वक उसको पदच्युत कर दिया गया, यानी कि लीगली उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो जो सेवा भूमि है उसके उत्तरवर्ती को संक्रांत हो जाएगी, यानी कि जो उसका पद उत्तरवर्ती होगा ना, उसका जो भी सक्सेसर होगा उसको क्या हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
फोर्थ कहता है किसी कोटबार के ऐसी भूमि पर अधिकार किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाएगा, ना ही बेचा जाएगा। ठीक है, अब ना ही रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। सीपीसी की सेक्शन 51 है ना, उसमें रिसीवर वगैरह के बारे में बात किया गया। अब जो कोटबार की जो भूमि होती है ना, सेवा भूमि जो दी उसको दी गई है, अब उसको किसी भी डिक्री के निष्पादन में अगर कोई डिक्री है उसमें भूमि के उसके बारे में कोई हुई है, ठीक है, तो उस डिक्री के निष्पादन में ना ही उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, ना ही उस संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में बेच सकते हैं। कोई न्यायालय में जो भी है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे नहीं बेचा जा सकता, ना ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें सेवा भूमि के बारे में बताई गई है। अब बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यदि आप समझ में आया प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वाजिबुल अर्ज क्या होता है, निस्तार पत्रक क्या होता है, अनऑक्युपाइड लैंड यानी कि दखल भूमि क्या होती है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो चैप्टर 18 आपका रहेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर 18 हमको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।